हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। तो फ्रेंड्स, हम सीटेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और अभी हमारी सीडीपी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्लस थ्योरी की क्लासेस चल रही हैं, जिसमें हम टोटल 13 क्लासेस ऑलरेडी कर चुके हैं। आज की हमारी क्लास नंबर 14 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स आज की क्लास। और ये जितनी भी क्लासेस हैं इनको एक प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया गया है और प्लेलिस्ट का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ मिल जाएगा। आप लोग एक बार जाकर चेकआउट करिएगा, वहाँ पर आप सारी क्लासेस को एक साथ देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले जो कैंडिडेट चैनल पर नए आए हैं उनके लिए इन्फॉर्मेशन है। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग सीटेट का पेड नोट्स परचेज करना चाहते हैं तो आपको स्क्रीन पर एक नंबर दिख रहा होगा, इस पर आप व्हाट्सअप मैसेज करके सीटेट का पेड नोट्स परचेज कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमें टेलीग्राम और व्हाट्सअप चैनल पर भी फॉलो कर सकते हैं। सभी की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और प्रीवियस क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 15 तक कंप्लीट किया था, उससे आगे के क्वेश्चंस को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। और आप जानते ही हैं, हर क्वेश्चन का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन समझते हुए हम चलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा के बारे में प्रमुख है? यानी कि जो आपकी प्रोग्रेसिव एजुकेशन होती है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, ये आपसे पूछा है। पहला है बाह्य प्रेरणा तथा एकरूप मूल्यांकन मानदंड। दूसरा है पाठ्यपुस्तक केंद्रीय अधिगम। तीसरा है प्रत्येक बच्चे की क्षमता एवं संभावना में विश्वास करना। और चौथा है मानक निर्देश एवं मूल्यांकन। तो देखिए, अगर हम प्रगतिशील शिक्षा की बात करें ना, प्रोग्रेसिव एजुकेशन, तो इसमें क्या होता है, बच्चे को हमेशा सबसे ऊपर माना जाता है। ये माना जाता है कि बच्चा ही ज्ञान का केंद्र है। बच्चे के अंदर एबिलिटीज़ होती हैं सीखने की, ये सारी चीज़ें बच्चे के बारे में यहाँ पर मानी जाती हैं। और बच्चे को एक्टिव लर्नर कहा जाता है, यानी कि सक्रिय अधिगमकर्ता, जहाँ पर बच्चा जो है सक्रिय होकर अपनी रुचि के अनुसार शिक्षा को ग्रहण करता है। लेकिन यहाँ पर आप 3 ऑप्शन देख रहे होंगे जिनमें बच्चे को महत्व नहीं दिया है। जैसे पहला है बाह्य अभिप्रेरणा और एक रूप मूल्यांकन, यानी कि मूल्यांकन करने का एक ही मानदंड आपने बनाया है और उसी बेसिस पर मूल्यांकन कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, आपने पेन पेपर टेस्ट ले लिया और बस इसी को आपने आधार बनाया है और इसी के बेसिस पर आप बच्चे का मूल्यांकन कर रहे हैं। तो ये सही नहीं है, क्योंकि मूल्यांकन करने के बहुत सारे तरीके होते हैं और वो सारे तरीके अपनाने चाहिए। जैसे पेन पेपर टेस्ट तो ठीक है, उसके साथ साथ स्पोर्ट्स वगैरह होता है, वहाँ पर आप देख सकते हैं। कॉम्पिटिशन होते हैं क्लासरूम में, वो देख सकते हैं। जब कोई ओकेज़न होता है, उस टाइम पर फंक्शन वगैरह होते हैं स्कूल में, वहाँ पर भी बच्चों का मूल्यांकन होता है। तो मूल्यांकन हर जगह किया जाता है, ना कि एक रूप तरीके से, ठीक है। और बाह्य प्रेरणा नहीं बल्कि आंतरिक प्रेरणा यहाँ पर होना चाहिए। बाह्य प्रेरणा मतलब होता है जब हम किसी काम को सिर्फ किसी लालच के लिए करते हैं। जैसे आज मम्मी ने बोला कि बेटा तुम 10th क्लास में हो और अगर तुम्हारे 98% आ गई इस बार तो हम आपको मोबाइल दिला देंगे। तो बेटा पढ़ना स्टार्ट कर देता है सिर्फ इस वजह से कि मुझे मोबाइल मिलेगा अगर 98% आ गई तो ये बाह्य प्रेरणा होती है जब हम किसी काम को लालच के लिए करते हैं। लेकिन आंतरिक प्रेरणा वो प्रेरणा होती है जब हम किसी काम को अपनी रुचि के अनुसार करते हैं, क्योंकि हमें उस काम को करने में आनंद आता है, हमें इंटरेस्ट आता है। जैसे मैं आपको अभी पढ़ा रही हूँ, इसके पीछे मेरा कोई ऐसा मोटिव नहीं है कि कोई मुझे ला करके प्राइज़ देगा या पैसा देगा। मुझे अच्छा लगता है पढ़ाना, मेरा इंटरेस्ट है, मेरी रुचि है पढ़ाने की, तो ये आंतरिक प्रेरणा हुई। तो हमेशा आंतरिक प्रेरणा को पॉजिटिव माना जाता है और बाह्य प्रेरणा को नेगेटिव माना जाता है, ध्यान रखना है। और मूल्यांकन का सिर्फ एक ही तरीका नहीं होता, बल्कि बहुत सारे तरीके होते हैं जो कि मैंने आपको समझाए। इसीलिए ये ऑप्शन हो गया बाहर, ठीक है। नेक्स्ट है पाठ्यपुस्तक केंद्रीय अधिगम। यहाँ पर जो अधिगम है सिर्फ पाठ्यपुस्तक पर केंद्रित होगा, यानी कि बच्चे का कोई रोल नहीं है, तो ये भी आपका सही नहीं होगा। और यहाँ पर देखिए मानक निर्देश और मूल्यांकन, आप बच्चों के लिए कुछ ऐसे मानक फिक्स कर दे रहे हैं, नॉर्म्स लगा दे रहे हैं। जैसे किसी को A ग्रेड देना, किसी को B देना, किसी को C देना, किसी को D ग्रेड दे देना। अब जिसको A ग्रेड आया है और जिसको D ग्रेड आया है, जब ये दोनों आपस में बातचीत करेंगे तो जो D ग्रेड वाला है उसको बहुत बुरा लगेगा, दोनों के बीच में मनमुटाव हो जाएगा बच्चों के बीच में ही, और इसका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी लूज़ हो जाएगा कि मुझे कुछ नहीं आता है, टीचर ने D ग्रेड दिया है। इस तरीके से मानक निर्धारित नहीं करने हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 हो जाएगा, जहाँ पर प्रत्येक बच्चे की क्षमता और संभावना में विश्वास किया जाता है। ये विश्वास किया जाता है कि बच्चे के अंदर क्षमता है हर चीज़ को सीखने की, यानी कि बच्चे के अंदर एबिलिटी है कि वो हर चीज़ को सीख पाए
और इसी चीज़ में विश्वास रखा जाता है प्रगतिशील शिक्षा में। ठीक है, प्रगतिशील शिक्षा में भी, और अगर इसकी जगह समावेशी शिक्षा पूछे ना तब भी यही ऑप्शन सही होगा। ध्यान रखना है, समावेशी शिक्षा में भी यही होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विकास में वैयक्तिक विभिन्नता को समझने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? देखिए, वैयक्तिक विभिन्नता जिसे हम कहते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस, आप जानते हैं दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति अलग अलग होता है किसी ना किसी बेसिस पर। इवन अगर आप ट्विंस की बात करेंगे तो ट्विंस भी किसी ना किसी बेसिस पर एक दूसरे से डिफरेंट होते ही हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा इंडिविजुअल डिफरेंसेस है ये दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति में होता है। अब आप देख सकते हैं बहुत सारे रीज़न हैं होने के, जैसे बहुत सारे बेसिस पर आप कह सकते हैं कोई बच्चा दिखने में लंबा हो सकता है, कोई दिखने में छोटा होता है, किसी के हेयर का कलर ब्लैक होता है, किसी का ब्राउन होता है। ठीक है, किसी का जो बॉडी का कलर है वो डार्क होता है, किसी की बॉडी का कलर फेयर होता है। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं जिस आधार पर आप कह सकते हैं कि दुनिया का हर बच्चा दूसरे बच्चे से भिन्न होता है। और अगर आप पढ़ाई में बात करें, एजुकेशन में बात करें, तो एजुकेशन में भी ऐसा होता है, किसी बच्चे की एबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है तो किसी की कम होती है। अब जैसे क्लासरूम में बहुत सारे बच्चे हैं, आप कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं बच्चों को, अब कुछ बच्चों को तो हो सकता है एक बार पढ़ के ही समझ में आ जाए, कुछ बच्चों को हो सकता है 2 बार पढ़ के समझ आ जाए, कुछ बच्चों को हो सकता है 3 से 4 बार रिवाइज करना पड़े फिर समझ में आए। तो हर किसी की जो क्षमता होती है सीखने की वो भी अलग अलग होती है। तो इसीलिए हम कहते हैं दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति क्या है, एक दूसरे से भिन्न होता है, अलग अलग होता है। अब इसमें आपसे पूछा है, देखिए मैं आपको ना यहाँ से कॉन्सेप्ट भी क्लियर करते हुए चल रही हूँ ताकि उसके आसपास के जो क्वेश्चन आएंगे उन्हें भी आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, और ये जितना भी एक्सप्लेनेशन हो रहा है ना फ्रेंड्स, ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेसिस पर ही हो रहा है, क्योंकि आप जानते हैं मैं हमेशा आपकी सीटेट की प्रिपरेशन करवाती हूँ। सॉरी। तो देखते हैं क्वेश्चन, विकास में वैयक्तिक विभिन्नता को समझने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? पहला है वंशागत विशेषताओं के साथ साथ पर्यावरणीय कारकों और उनकी पारस्परिक क्रिया पर विचार करना, ये तो ठीक है। नेक्स्ट है वंशागत विशेषताओं पर विचार करना जो प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में विशेष शुरुआत देती है, ठीक है। थर्ड है पर्यावरणीय कारकों पर विचार करना जो लोगों को प्रभावित करते हैं, और चौथा है शरीर और मस्तिष्क के परिपक्वन पर विचार करना। अब देखिए ये जो वैयक्तिक विभिन्नता है ना, इसमें दोनों का रोल होता है, आपका वंशानुक्रम का भी और आपका पर्यावरण का भी, यानी कि हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों का इम्पॉर्टेंट रोल होता है। ये ध्यान रखना है इंडिविजुअल डिफरेंसेस में। अब देखिए कैसे, हेरिडिटी मतलब वंशागति, ठीक है, इसे हम आनुवंशिकता भी कहते हैं। जैसे किसी बच्चे के हेयर का कलर आपने देखा होगा ब्राउन होता है, किसी का हेयर का कलर हल्का सा रेड हो सकता है, किसी के हेयर का कलर डार्क ब्लैक होता है, किसी के हेयर का कलर हल्का सा ब्राउन होता है। तो ये जो हेयर का कलर होता है और जो हमारी आइज़ का कलर होता है ये हमें मिला होता है हमारी प्रीवियस जनरेशन से। यानी कि किसी बच्चे के आप हेयर का कलर और आइज़ का कलर देखेंगे ना, जिस कलर के वो होंगे सेम उसी कलर का उनके पेरेंट्स में भी किसी न किसी के हेयर और आइज़ का कलर वैसा रहा होगा। तो ये जो गुण होते हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र होते हैं, ठीक है, जो कि हर व्यक्ति को अलग अलग बनाते हैं। तो ये हेरिडिटी हो गया। ऐसे ही एनवायरनमेंट की अगर हम बात करें तो देखिए जैसे एनवायरनमेंट, हर बच्चा जो है अलग अलग तरीके का होता है, यानी कि हर बच्चे का नेचर अलग अलग होता है। तो आप बच्चे को जिस एनवायरनमेंट में रखेंगे, जिस वातावरण में रखेंगे, बच्चा दूसरों के साथ उस तरीके से बिहेव करेगा, ठीक है। तो एनवायरनमेंट और हेरिडिटी दोनों जो हैं इम्पॉर्टेंट होती हैं और इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं वैयक्तिक विभिन्नता में, ठीक है। और जो बच्चे का विकास होता है, डेवलपमेंट होता है, वो भी इन दोनों का ही गुणनफल होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये जो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा। वंशागत विशेषताओं के साथ साथ पर्यावरणीय कारकों एवं उनकी पारस्परिक क्रिया पर विचार करना वैयक्तिक विभिन्नता को समझने के लिए ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। एक आपसे पूछा जाता है डेवलपमेंट क्या है, और आपको ऑप्शन देता है कि जो डेवलपमेंट है यानी कि विकास है वो वंशागति और पर्यावरण का योगफल है। दूसरा ऑप्शन देता है कि वंशागति और पर्यावरण का गुणनफल है। तीसरा ऑप्शन देगा कि ये दोनों सही हैं। चौथा देगा कोई भी सही नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है ऐसी कंडीशन में आप में से बहुत सारे लोग क्या करेंगे, ऑप्शन सी को टिक करके आ जाएंगे जिसमें दिया होगा कि उपरयुक्त जो ए और बी ऑप्शन है दोनों सही हैं। तो देखिए इसमें दोनों ऑप्शन सही नहीं है, इसमें एक ही चीज़ सही है। कौन सी वाली,
डेवलपमेंट इक्वल टू हेरिडिटी इंटू एनवायरमेंट। बस ये सेंटेंस याद रख लीजिए। जो विकास होता है वो वंशागति और पर्यावरण का गुणनफल होता है, ना कि योगफल होता है। इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और फिर जब आपकी आंसर की आती है एग्ज़ाम के बाद, आपको लगता है कि हमने तो सही करा था, तो हमें मार्क्स क्यों नहीं मिला। क्योंकि ये योगफल नहीं होता है फ्रेंड्स, ये गुणनफल होता है। और ये चीज़ बहुत बार आप लोगों के साथ हुई है, इसीलिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा फेमस हो चुका है और बार बार आपसे पूछा भी जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन 1 हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। विकास का सिद्धांत इनमें से कौन सा नहीं है पूछा है। ठीक है, नोट। पहला ऑप्शन है विकास की सटीक गति एवं प्रकृति जन्म के समय ही निर्धारित हो जाती है। अभी मैंने आपको बताया था कि जो बच्चे का विकास होता है वो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों का गुणनफल होता है। चलो हेरिडिटी तो ये बचपन वाली बात हो गई, जन्म से, लेकिन ये एनवायरनमेंट थोड़ी जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तब से ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। एनवायरनमेंट में तो बच्चा जन्म लेने के बाद आता है। जैसे बच्चे ने जन्म लिया फिर उसको एक एनवायरनमेंट मिलता है, बाहर की दुनिया मिलती है, अलग अलग तरीके के लोग मिलते हैं, तब उसे पता चलता है कि अच्छा ऐसे लोग होते हैं, ये दुनिया है, ये समाज है, ये स्कूल है। ये सब जन्म के बाद वो सीखता है। तो डेवलपमेंट आप ये नहीं कह सकते कि ये जन्म के समय ही निर्धारित हो जाता है, नहीं। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि जन्म के समय ये जो आपकी हेरिडिटी है ये निर्धारित होकर के आती है। जैसे आपके हेयर का कलर है, आइज़ का कलर है, वो जन्म के समय से ही वैसा आपको मिल जाएगा जैसा आपके पेरेंट्स का रहा होगा। लेकिन ये जो एनवायरनमेंट है, जब बच्चा दुनिया में आ जाता है उसके बाद बच्चों को दिया जाता है, क्योंकि हर बच्चे का नेचर अलग अलग होता है ना। अब ऐसा तो नहीं है कि जन्म से पहले ही उसका नेचर फिक्स हो गया हो कि लोगों के साथ कैसे बिहेव करना है, ऐसा नहीं होता है ना। तो जैसे बड़ों की रिस्पेक्ट करना, ये सब चीज़ें सिखाई जाती हैं जन्म के बाद। तो आप ये नहीं कह सकते कि जो विकास है वो जन्म से ही निर्धारित हो जाता है। इसीलिए ये ऑप्शन ही यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि कौन सा सिद्धांत नहीं है पूछा है और यही आपका विकास का सिद्धांत नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। बाकी अदर ऑप्शन देखिए, व्यक्ति अलग अलग गति से विकास करते हैं। जी हाँ, ये सही है, अलग अलग गति से विकास करते हैं। जैसे कोई बच्चा जल्दी चलना सीख लेता है, कोई बच्चा चलने में बहुत टाइम लगाता है, कोई बच्चा जल्दी बोलना सीख जाता है, किसी को बोलने में बहुत साल लग जाते हैं, है ना। ये सही है। विकास तुलनात्मक रूप से क्रमिक होता है, हाँ, एक सीक्वेंस में होता है। और विकास समय के साथ साथ धीरे धीरे घटित होता है। जी हाँ, विकास समय के साथ साथ ही घटित होता है। और ये जो विकास होता है आपका, ध्यान रखना है, ये आपका गर्भ से कब्र तक चलता है, यानी कि वोम टू टोम चलता है जो आपका डेवलपमेंट है। ठीक है, जब बच्चे ने जन्म लिया तब से लेकर जब तक वो दुनिया में ज़िंदा है तब तक उसका डेवलपमेंट होता रहता है। डेवलपमेंट अनेक तरीके का होता है फ्रेंड्स, आप जानते ही होंगे। जैसे सामाजिक विकास हो गया, आर्थिक विकास हो गया, बच्चे का संवेगात्मक विकास हो गया, चारित्रिक विकास हो गया। तो जब तक वो जिंदा है दुनिया में तब तक वो लोगों से कुछ ना कुछ सीखते रहता है, इन चीज़ों का विकास होता रहता है। तो इसीलिए हम कहते हैं डेवलपमेंट क्या है, गर्भ से लेकर कब्र तक चलता रहता है। ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा समावेशी कक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। अब देखिए, समावेशी कक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन, इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है। पहला है विशिष्ट शिक्षा योजना, एक रूप निर्देश। देखिए, एक जैसे निर्देश सबको इसमें नहीं दिए जाते हैं। मानकीकृत परीक्षण इसमें नहीं होता है। अभी जो फर्स्ट क्वेश्चन हम कर रहे थे मैंने आपको बताया था ना। और प्रतियोगी अधिगम को बढ़ावा देना, यानी कि बच्चों के बीच में आप बहुत सारी प्रतियोगिता करा रहे हैं। इससे तो बच्चों के बीच में हीन भावनाएं पैदा होने लगती हैं। उनको लगता है ये वाला बच्चा मुझसे आगे चला गया, ये मुझसे आगे चला गया, ये मेरा दोस्त आगे चला गया, मैं पीछे रह गया। तो इस तरीके से प्रतियोगिताएं जो हैं ज़्यादा अच्छी नहीं मानी जाती हैं। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यहाँ पर क्या है, विशिष्ट शिक्षा योजना यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाएगी। ठीक है, और समावेशी कक्षा में होता क्या है, सभी बच्चों को एक साथ समावेश करके, इंक्लूड करके पढ़ाया जाता है बिना भेदभाव के, ये ध्यान रखना। ठीक है, और यहाँ पर हर बच्चा क्या होता है, एक्टिव लर्नर होता है, सक्रिय अधिगमकर्ता होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म अधिगमकर्ताओं एवं उनकी प्राथमिक विशेषताओं के संबंध में सही है। पहला है अवधानात्मक कमी दृढ़, उच्च अभिप्रेरणा, लंबे समय तक अवधान बनाए रख सकते हैं। दूसरा है श्रव्य क्षतिग्रस्त अधिगमकर्ता, दृश्य सूचनाओं को समझ नहीं सकते हैं। तीसरा है पठन अक्षमता अधिगमकर्ता, इसमें है धारा प्रवाह पढ़ने एवं लिखने में कमी है।
फोर्थ ऑप्शन है सृजनात्मक अधिगमकर्ता, ये अति सक्रिय और कार्य को पूरा करने में धीमे हैं। तो आपको बताना है कि कौन सा युग्म जो है अधिगमकर्ता और उनकी प्राथमिक विशेषताओं के संबंध में सही है। सही वाला आपको यहाँ से ढूंढना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सही कौन सा है, सही है आपका ऑप्शन थर्ड, पठन अक्षमता अधिगमकर्ता। जब किसी बच्चे को पढ़ने में प्रॉब्लम आती है, इसका मतलब ये होता है पठन अक्षमता, यानी कि जब बच्चे को पढ़ने में प्रॉब्लम आ रही है तो क्या क्या होता है, बच्चा धारा प्रवाहिता के साथ नहीं पढ़ पाता है, और जब वो धारा प्रवाहिता के साथ पढ़ नहीं पा रहा है तो वो लिख भी नहीं पाएगा, ठीक है। और ये जो अधिगम अक्षमताएं हैं बहुत सारी होती हैं फ्रेंड्स, जैसे डिस्ग्राफिया होता है, जब बच्चे को लिखने में प्रॉब्लम आती है, वो क्लियरली लिख नहीं पाते हैं। और यहाँ पर क्या है, बच्चे को पढ़ने में प्रॉब्लम आ रही है, तो इसमें क्या होता है, धारा प्रवाहिता के साथ वो पढ़ नहीं पाता है, मतलब एकदम फ्लो के साथ नहीं पढ़ पाएगा, वो अटक अटक कर पढ़ता है। तो इसके लिए इसका राइट आंसर ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक समस्या को मूल एवं अपसारी समाधानों के साथ करने की योग्यता निम्नलिखित में से किसकी एक प्राथमिक विशेषता है, बताइए किसकी है। पहला है अधिगम अशक्तता वाले बच्चों की, जी नहीं, अधिगम अशक्तता वाले बच्चे तो वैसे ही वीक होंगे किसी ना किसी चीज़ में, अधिगम में। अहम केंद्रित बच्चों की, नहीं, अहम केंद्रित बच्चे क्या होते हैं ना, ईगोसेंट्रिक कहते हैं इसको हम, उनका फोकस सिर्फ अपने पे रहता है और किसी चीज़ पे नहीं, बस एक ही चीज़ पे वो ध्यान केंद्रित करके चलते हैं। क्षतिग्रस्त बच्चे नहीं, लेकिन ये वाली जो आपकी विशेषताएं हैं ना, अपसारी समाधान करना, ये है आपका सृजनात्मक बच्चों की विशेषताएं। अब देखिए अपसारी समाधान मतलब क्या होता है, डाइवर्जेंट सॉल्यूशन होता है। डाइवर्जेंट सॉल्यूशन मतलब जैसे आपने बच्चे को एक कोई प्रॉब्लम दी तो उसका सॉल्यूशन वो सिर्फ एक ही तरीके से नहीं निकालेगा, बल्कि अलग अलग तरीके से उसके सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करेगा। मतलब एक प्रॉब्लम के जब वो अनेक तरीके निकाल देगा सॉल्यूशन के, तो हम कहते हैं कि बच्चा क्या है, डाइवर्जेंट सॉल्यूशन वाला है, ठीक है। इसको हम कहते हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग वाला बच्चा, यानी कि अपसारी चिंतन वाला बच्चा। अब ये दो चीज़ें आती हैं फ्रेंड्स, मैं आपको डिफरेंस बता देती हूँ। एक होता है अपसारी चिंतन और एक होता है अभिसारी चिंतन। अभिसारी चिंतन में क्या होता है, इसको हम इंग्लिश में कन्वर्जेंट थिंकिंग कहते हैं, अभिसारी चिंतन को, और अपसारी को कहते हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग। तो ये जो कन्वर्जेंट थिंकिंग होती है ना, इसमें क्या होता है, जैसे आपने बच्चे को एक प्रॉब्लम दी, वो सिर्फ एक ही सोल्यूशन निकालेगा, उसका एक ही डायरेक्शन में सोचेगा। लेकिन अभिसारी में क्या होता है, आप जैसे एक प्रॉब्लम देंगे तो उसका सोल्यूशन निकालेगा वो अनेक तरीक़ों से, ये होता है अपसारी। यानी कि ये डाइवर्जेंट जो है आपका ज़्यादा अच्छा माना जाता है, कन्वर्जेंट वाला कम अच्छा माना जाता है। अब देखिए ऐसे भी आप समझ सकते हैं, जैसे आप बच्चे से क्वेश्चन पूछ रहे हैं हमारे देश की राजधानी क्या है, तो देश की राजधानी तो एक ही है, तो बच्चा एक ही आंसर देगा कि हमारे देश की राजधानी ये है। लेकिन अगर आप वहीं पर बच्चे से क्वेश्चन पूछें कि जो हमारे देश की राजधानी है उसकी विशेषताएं बताओ, तो विशेषता सिर्फ एक नहीं हो सकती, अनेक विशेषताएं होंगी। तो यहाँ पर बच्चा अलग अलग दिशाओं में सोचेगा और बहुत सारे आंसर देगा, ठीक है। यही होता है आपका डाइवर्जेंट थिंकिंग। तो आई होप आप लोग जो है इन दोनों में डिफरेंस समझ गए होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीटेट का, ये आपका सिर्फ सीडीपी में नहीं बल्कि सारे सब्जेक्ट की पेडागोजी में आपसे पूछा जाता है, ठीक। तो ये जो सृजनात्मक बच्चे होते हैं, कंस्ट्रक्टिव चिल्ड्रंस होते हैं, इनके अंदर क्या होता है, अपसारी चिंतन करने की क्षमता होती है, ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दृश्य रूप से बाधित, दृश्य रूप से बाधित यानी कि जो बच्चे देख नहीं पाते हैं, ठीक है। ऐसे विद्यार्थियों के साथ कार्य करते समय एक शिक्षक को किस प्रकार के अनुदेशन अनुकूल करने चाहिए। तो आपकी क्लासरूम में सपोज करिए कुछ ऐसे बच्चे बैठे हैं जो कि देख नहीं सकते हैं, तो आप किस तरीके से क्लासरूम को हैंडल करेंगे, ये आपसे पूछा है, जिसमें कि जो दृश्य रूप से बाधित बच्चे हैं उनको भी फ़ायदा हो, ठीक है। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन। पहला है अनेक प्रकार के लिखित कार्यों विशेष रूप से वर्कशीट पर ध्यान केंद्रित करना। अब अगर आप लिखित कार्य और वर्कशीट पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो इन बच्चों का क्या होगा, क्योंकि वो तो देख ही नहीं पा रहे हैं, है ना। तो इन बच्चों के लिए क्या होना चाहिए, ऑडियो मेथड से आप पढ़ाइए, क्योंकि ऑडियो में क्या होता है, बोल कर पढ़ा जाता है। और जो दृष्टिबाधित बच्चे हैं वो देख नहीं सकते हैं लेकिन सुन तो सकते हैं बोला हुआ, है ना। तो आप ऑडियो मेथड से पढ़ा सकते हैं, या फिर कुछ ऐसे चीज़ दे सकते हैं जिनमें बच्चा टच करके फील करके पढ़ सके, ठीक। सेकंड ऑप्शन में वही दिया है कि स्पष्ट रूप से बोलना तथा छूकर महसूस करने वाली सामग्रियों का अधिक मात्रा में प्रयोग करना। जैसे आपने कोई सामग्री दी, उसमें बच्चा टच करके पढ़ रहा है, ये बेस्ट होता है फ्रेंड्स, जो बच्चे देख नहीं पाते हैं उनके लिए।
और स्पष्ट रूप से आप बोल रहे हैं थोड़ा सा अपना वॉल्यूम बढ़ा करके, तो वो भी अच्छा है, क्योंकि बच्चे सुन सकते हैं, देख नहीं पा रहे लेकिन सुन तो सकते हैं, तो वहाँ पर दृष्टिबाधित बच्चे भी इजीली पढ़ पाएंगे। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है फ्रेंड्स, एक ब्रेल लिपि आती है जो कि दृष्टिबाधित बच्चों के लिए ही बनाई गई थी। अब ये जो ब्रेल लिपि है ना, इसका आविष्कार किया था लुईस ब्रेल ने। ध्यान, नाम याद रखना है, लुईस ब्रेल। इन्होंने ब्रेल लिपि का आविष्कार किया था। इसमें क्या होता है बेसिकली, इसमें जो है 6 डॉट्स बनाए जाते हैं और इन डॉट्स को जो है टच करके बच्चा पढ़ना सीखता है। ठीक है, अब ये बेसिकली ये जो 6 डॉट है ना, ये आपसे पूछा जाता है कि ये जो ब्रेल लिपि है कितने बिंदुओं पर आधारित होती है, तो आप कहेंगे ये ब्रेल लिपि आपकी 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। यहाँ पर 6 बिंदु के हेल्प से बच्चे टच करके पढ़ पाते हैं कि ये क्या लिखा है, इस तरीके से। ठीक है, अब मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी भी बता देती हूँ ताकि आप लोग कनेक्ट कर पाएँ, क्योंकि फ्रेंड्स हमारे साथ क्या होता है ना, हम ओनली कोई चीज़ अगर ऐसे ही पढ़ रहे हैं पैराग्राफ के फॉर्म पे तो वो हमें याद नहीं रहती है, लेकिन अगर हमें कोई स्टोरी सुनाता है सामने से तो वो स्टोरी हमारे दिमाग में बैठ जाती है। अब मैं आपको ये जो ब्रेल लिपि वाली स्टोरी है वो मैं बता देती हूँ ताकि आपको हमेशा के लिए याद रहे, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है जो सीटेट के बाद भी आपके जो गवर्नमेंट टीचिंग एग्जाम्स होते हैं वहाँ भी काम आएगा। बेसिकली चलिए फटाफट बता देती हूँ। बेसिकली है क्या कि लुईस ब्रेल एक व्यक्ति थे, जब वो छोटे थे तो उनके साथ एक घटना हो गई थी। उनके फादर जो थे उनके पास बहुत सारे टूल्स थे, तो वो जो लुईस ब्रेल थे वो उन टूल्स के साथ खेल रहे थे। तो खेलते खेलते क्या हुआ कि उनकी आंखों में अपनी फादर का जो एक टूल है वो चला गया था। तो उससे क्या हुआ कि उनकी जो आइज़ हैं वो ख़राब हो गई, यानी कि वो ब्लाइंड हो गए क्योंकि वो टूल उनकी आइज़ में चला गया था। अब देखिए लुईस ब्रेल जो थे ना, उनकी पढ़ने में बहुत ज़्यादा रुचि थी। वो चाहते थे कि मैं पढ़ूँ और आगे जाकर कुछ करूँ, लेकिन उस टूल से क्या हुआ कि उनकी आइज़ जो है चली गई और वो ब्लाइंड हो गए। तो उन्होंने जो है इसीलिए आविष्कार किया ब्रेल लिपि का, ताकि दुनिया में जितने भी बच्चे हैं जो देख नहीं सकते हैं वो उनकी तरह पढ़ पाएँ। ठीक है, तो इसीलिए ये इन्होंने ब्रेल लिपि का आविष्कार किया जो कि 6 बिंदुओं पर आधारित है। आई होप अब आप लोगों को ये स्टोरी भी याद रहेगी और ये क्वेश्चन भी आपको याद रहेगा। ठीक है, और इस क्वेश्चन का आंसर क्या था? हाँ, इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन 2 था। ठीक, जहाँ पर बच्चे छू करके महसूस करके चीज़ों को पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सहयोगात्मक अधिगम एवं हम उम्र साथियों के द्वारा शिक्षण को एक समावेशी कक्षा में किस प्रकार से उपयोग करना चाहिए? पहला है प्रयोग नहीं करना चाहिए, दूसरा है सक्रिय रूप से आगे बढ़ाना चाहिए, तीसरा है सक्रिय रूप से हतोत्साहित करना चाहिए, और चौथा है कभी कभी प्रयोग करना चाहिए। अब देखिए फ्रेंड्स, ये तो पॉजिटिव चीज़ है ना कि सहयोगात्मक अधिगम हो रहा है। सहयोगात्मक अधिगम मतलब होता है कोऑपरेटिव लर्निंग, जब सेम एज के बच्चे अपनी क्लास में एक दूसरे की हेल्प करके पढ़ते हैं। जैसे किसी बच्चे का हिंदी स्ट्रांग है तो वो इस बच्चे को हिंदी पढ़ा देगा, किसी बच्चे का इंग्लिश स्ट्रांग है तो वो इस बच्चे को इंग्लिश पढ़ा देगा। इस तरीके से एक दूसरे की हेल्प करके सहयोगात्मक अधिगम के द्वारा पढ़ा जाता है, जो कि बहुत अच्छा माना जाता है। तो इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सक्रिय रूप से इस चीज़ को आगे बढ़ाना चाहिए, जहाँ पर बच्चे एक्टिव होकर के इस चीज़ में ध्यान देंगे और पढ़ेंगे। अब ये कह रहा है प्रयोग करना ही नहीं चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए? ये तो अच्छी बात है। ये कह रहा है कभी कभी करना चाहिए, और ये क्या कह रहा है देखिए, सक्रिय रूप से हतोत्साहित कर दो, डिस्करेज कर दो, यानी कि ये चीज़ अच्छी नहीं है, इसको बाधित कर दो कह रहा है। तो ये भी सही नहीं होगा। तो सही क्या होगा कि सक्रिय रूप से इस चीज़ को आगे बढ़ाना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के सार्थक सरलीकरण के रूप में परिणत नहीं होता है? पहला है एक समस्या पर अनेक तरीकों से विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना। ये तो बेस्ट है, जैसे मैंने अभी आपको समझाया था ना, अपसारी चिंतन, डाइवर्जेंट थिंकिंग। जैसे एक प्रॉब्लम दी तो अनेक तरीके उसके निकालने हैं सॉल्यूशन के, ये तो अच्छा है। इस चीज़ के लिए आप प्रोत्साहित कर रहे हैं बच्चों को। सेकंड है पहले से विद्यमान ज्ञान से नए ज्ञान को जोड़ना। जी हाँ, बच्चे की जो प्रीवियस नॉलेज है उसको आप कनेक्ट करके नया नॉलेज बच्चों को देंगे। ठीक, ये भी सही है। नेक्स्ट है दोहराने और स्मरण करने को बढ़ावा देना। ये यहाँ पर सही नहीं होगा फ्रेंड्स, क्योंकि बार बार आप किसी चीज़ को दोहरा रहे हैं, रट रहे हैं, तो ये आपका सही नहीं माना जाता है। तो इसीलिए क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सा परिणत नहीं होता है, तो इसीलिए थर्ड ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। बाकी बच्चों को उदाहरण और गैर उदाहरण का प्रयोग आप करने देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा संरचनात्मक परिवेश के साथ अनुकूल नहीं हो सकता?
कौन सा नहीं हो सकता पूछा है। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। पहला है अध्यापक विशिष्ट सत्रावसान मूल्यांकन रणनीतियों को लागू करते हैं और प्रक्रियाओं के बजाय प्रदर्शन पर फीडबैक देते हैं। देखिए ये यहाँ पर हमको गलत लग रहा है, क्योंकि ये जो फीडबैक होता है ना, ये प्रक्रियाओं में देना है, ना कि प्रदर्शन में। जो प्रोसेस चल रही है उसमें फीडबैक देना चाहिए। फिर भी अदर ऑप्शन को हम एक बार देख लेंगे। नेक्स्ट है विद्यार्थियों को जटिल, सार्थक एवं समस्या आधारित गतिविधियों में लगे रहने के लिए लगातार अवसर प्रदान करने चाहिए। जी हाँ, अवसर प्रदान करेंगे तभी तो वो चीज़ों का सॉल्यूशन खुद से निकाल पाएंगे, ये तो सही है। नेक्स्ट है विद्यार्थी सहयोगात्मक तरीके से कार्य करते हैं और आपस में कार्य केंद्रित वार्ता में लगे रहने के लिए सहयोग दिया जाता है। बिल्कुल सही, सहयोगात्मक अधिगम तो वैसे भी बेस्ट माना जाता है, अभी इसे ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने देखा था। नेक्स्ट ऑप्शन है शिक्षक प्रमुख प्रकरणों के संबंध में विद्यार्थियों के विचारों एवं अनुभवों को प्राप्त करते हैं तथा उनके वर्तमान ज्ञान की पुनर्संरचना तथा विस्तृत करने के लिए शिक्षण अधिगम की योजना बनाते हैं। ये भी बेस्ट है, लेकिन ये जो फर्स्ट ऑप्शन है यही सही नहीं है, क्योंकि जो प्रोसेस होती है ना टीचिंग की, उस पर हमेशा फीडबैक देना चाहिए, ना कि प्रदर्शन पे। प्रोसेस जो है वो इम्पॉर्टेंट होती है, लेकिन ये कह रहे हैं कि प्रक्रियाओं में नहीं बल्कि प्रदर्शन में हम फीडबैक देंगे, तो इसलिए ये ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाएगा। और क्योंकि क्वेश्चन में ही आपसे पूछा था कि कौन सा अनुकूल नहीं हो सकता, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है ये ही यहाँ पर अनुकूल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षक को विद्यार्थियों को लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए बजाय कि, यानी कि लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना है और किस चीज़ के लिए प्रोत्साहित नहीं करना है, ये आपसे यहाँ पर पूछा हुआ है। पहला है अंक लेने के लिए लक्ष्य, असफलता से बचने के लिए लक्ष्य, अधिगम लक्ष्य, प्रदर्शन लक्ष्य। प्रदर्शन लक्ष्य और अधिगम लक्ष्य एंड असफलता से बचने के लिए लक्ष्य और अंक लेने के लिए लक्ष्य। देखिए यहाँ पर अब पूछा है कि विद्यार्थियों को लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए बजाय कि। ओके, पहला सेंटेंस जिसके लिए आप प्रोत्साहित करेंगे और दूसरा वाला ऐसा होगा जिसके लिए आप प्रोत्साहित नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। अभी हमने देखा भी था कि अधिगम की प्रक्रिया इंपॉर्टेंट होती है, प्रदर्शन नहीं। तो इसीलिए विद्यार्थियों को अधिगम के लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। यानी कि आप कोई चीज़ पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, तो क्यों सीख रहे हैं, उसके पीछे आपका एम क्या है, इस चीज़ के लिए तो आप बच्चों को क्या करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे, लेकिन आप प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहित नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित गतिविधियों में से कौन सी बच्चों में अर्थ निर्माण को बढ़ावा देगी, यानी कि कौन सी रणनीति जो है बच्चों में अर्थ निर्माण को बढ़ावा देगी, ये आपसे पूछा है। पहला है एक रूप और मानकीकृत परीक्षण, ये अच्छा नहीं होता है, अभी मैंने आपको समझाया भी था। सूचनाओं का संचारण, यानी कि आप सूचनाओं को भर दे रहे हैं एक जगह, ये भी सही नहीं है। दंडात्मक साधन, आप बच्चों को दंड कभी भी नहीं देंगे फ्रेंड्स। कहीं भी कभी आपको दिखता है ना कि बच्चों को दंड दिया जा रहा है या सज़ा दी जा रही है, मारपीट की जा रही है, तो वो ऑप्शन आपका कभी सही नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा? अन्वेषण और परिचर्चा। देखिए, अन्वेषण मतलब होता है खोजबीन करना, परिचर्चा मतलब होता है डिस्कस करना। तो बच्चे खुद से ज्ञान को खोज सकते हैं, ये बिल्कुल सही है। आप बस बच्चों को एक डायरेक्शन दे दीजिए, बच्चे खुद से काम करेंगे। और डिस्कशन यानी कि परिचर्चा, ये तो बेस्ट माना जाता है। ठीक है, ग्रुप एक्टिविटीज़ आप बच्चों को दे दीजिए, जहाँ पर बच्चे ग्रुप में एक दूसरे के साथ डिस्कस करके सीखेंगे। तो ये जो अर्थ निर्माण की रणनीति है, ये सबसे बेस्ट मानी जाती है। सेकेंड ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन प्रभावी अधिगम रणनीतियों के उदाहरण हैं? अब आपको बताना है कि कौन कौन से उदाहरण प्रभावी रणनीति के उदाहरण हैं। पहला है लक्ष्य एवं समय सारणी निर्धारित करना। जी हाँ, समय सारणी भी निर्धारित करी जाती है और अधिगम के लक्ष्य भी निर्धारित किए जाते हैं। संगठनात्मक चार्ट और अवधारणात्मक नक्शे बनाना। जी हाँ, इस तरीके से डेमो करके बच्चे सीख सकते हैं। उदाहरण और गैर उदाहरण के बारे में सोचना, बिल्कुल सही है। हम उम्र साथी को समझना, यानी कि जो आपके क्लासमेट हैं उनको समझना, ये भी सही है। स्वयं से प्रश्न करना, ये भी सही है, क्योंकि जब आप कोई चीज़ पढ़ते हैं, आपको समझ नहीं आता है, तो आप खुद से क्वेश्चन करते हैं कि अच्छा यहाँ पर ये लिखा है, इसका मतलब क्या है, मुझे समझ नहीं आया,
चलो एक बार टीचर से फिर से पूछते हैं। तो इस तरीके से स्वयं से भी प्रश्न करने हैं, ठीक है। तो अब देखिए, क्योंकि ये सारे ऑप्शन सही हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, जहाँ पर लिखा है A B C D और E, पांचों यहाँ पर बिल्कुल सही हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा का एक उदाहरण है? अब इसको तो आप इजीली कर सकते हैं। पहला या दूसरा क्वेश्चन वो आया था जिसमें बाह्य प्रेरणा और आंतरिक प्रेरणा की हमने बात करी थी, और वहीं पर मैंने आपको एक्सप्लेन करके समझाया था कि बाह्य अभिप्रेरणा क्या होती है और आंतरिक अभिप्रेरणा क्या होती है। बाह्य अभिप्रेरणा वो अभिप्रेरणा है जब हम किसी काम को किसी लालच के लिए करते हैं, और आंतरिक अभिप्रेरणा वो अभिप्रेरणा होती है जब हम किसी काम को इसलिए करते हैं क्योंकि उस काम को करने में हमारी रुचि होती है, हमारा इंटरेस्ट होता है, ठीक है। अब आपसे पूछा है बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण कौन सा है, तो इसका आंसर अब आप लोग खुद भी कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है, मैं अपना गृह कार्य पूरा करती हूँ क्योंकि शिक्षक प्रत्येक नियत कार्य के लिए हमें अंक देते हैं। देखिए, अंकों का लालच है यहाँ पर, तो ये बाह्य अभिप्रेरणा हो गई और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अदर ऑप्शन देखते हैं, मैं अपना गृह कार्य करना पसंद करती हूँ क्योंकि यह मुझे बहुत आनंद देता है। तो ये तो आंतरिक अभिप्रेरणा है, हमारी रुचि है उसको करने में, हमें अच्छा लग रहा है ना, ये आंतरिक अभिप्रेरणा है। मैं बहुत अधिक सीखती हूँ जब मैं अपना गृह कार्य करती हूँ। अब देखिए, वो गृह कार्य कर रही है क्योंकि उससे उसे सीख मिलती है, तो ये भी अपना इंटरेस्ट है, ये आंतरिक अभिप्रेरणा है। नेक्स्ट है, गृह कार्य करने से मैं अपनी अवधारणाओं को अच्छी तरह से समझ पाती हूँ। तो ये भी आपका क्या है, आंतरिक अभिप्रेरणा है। लेकिन ये वाला आपका बाह्य अभिप्रेरणा है क्योंकि यहाँ पर अंकों के लालच में होमवर्क को कंप्लीट किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक प्राथमिक कक्षा कक्ष में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, बताइए। उदाहरण और गैर उदाहरण दोनों नहीं देने चाहिए, केवल उदाहरण देने चाहिए, केवल गैर उदाहरण, या फिर उदाहरण और गैर उदाहरण दोनों देने चाहिए। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 कि जो प्राथमिक कक्षा है वहाँ पर बच्चों को उदाहरण भी देने हैं और साथ ही साथ गैर उदाहरण भी देने हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आज की क्लास में हमने सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। इसी तरीके से ये सीरीज़ आपकी कंटिन्यू रहेगी फ्रेंड्स। एग्ज़ाम अब आपका बहुत ज़्यादा नज़दीक है, प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। और अब से आपको डेली पर डे 2 क्लासेस देखने को मिलेंगी। एक तो आपकी ये CDP वाली कंटिन्यू रहेगी, साथ में आपका हिंदी पेडागोजी तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, थ्योरी वाला पोर्शन। अब हम मैथ्स पेडागोजी स्टार्ट करेंगे, उसकी थ्योरी की क्लासेस आपको कल से देखने को मिलेंगी। जैसे ही आपका हिंदी कंप्लीट होता है उसके बाद मिल जाएंगी, ठीक है। हिंदी में आपके सिर्फ 2 चैप्टर अभी ऑलमोस्ट बचे हुए हैं। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी फ्रेंड्स, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप हमें टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप पर ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि वहाँ पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी तो वो भी शेयर करी जाती हैं, और जो भी अपडेट आती है, क्लासेस है, उस सभी की अपडेट्स आपको वहाँ पर मिल जाती है। और जो भी स्टूडेंट्स नोट्स को परचेज़ करना चाहते हैं, दिए गए स्क्रीन पर जो नंबर है उस पर आप व्हाट्सएप मैसेज करके नोट्स को परचेज़ कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स, मिलते हैं कल अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ इसी टाइम पे, डेली इवनिंग 6 बजे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।